and others can join in. Can you guys see the slides? Yes, sir. All right. तो this is where we stopped the other day. यहाँ पर हम लोग रुके थे. मैंने बोला था कि मैं जीनोम एडिटिंग को नेक्स्ट क्लास में लूंगा. एक्चुअली मैं जीनोम एडिटिंग आज के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसीलिए मैंने मतलब आई हैव प्रिपेयर्ड एन अप्रोच जहां पर मैं कुछ तो स्लाइड्स है एंड कुछ ऐसा है कि मैंने कुछ इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियोस निकाले हैं बिकॉज वेरी वेरी एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर है. तो मुझे लगा एक यूट्यूब वीडियो दिखा करके आई प्ले द वीडियो वंस वी विल मूव ऑन, और मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा तुम लोगों को. तो उसमें क्या कहते हैं एनिमेशंस वगैरह देख करके इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड बेटर. So talking about genome editing, it is a strategy and all these different, I mean, it's a pool of strategy and the different techniques that are used for targeted, presentation mode, yeah, that are used for targeted specific modification of the genetic information. मैंने last class में तुम लोगों को थोड़ा बहुत plant breeding के बारे में बताया था, है ना? फिर उसके पहले मैंने तुम लोगों को ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, हम लोग सिस जेनेसिस वगैरह की बात कर रहे थे. मैंने ये बताया था कि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग का ही एक एडवांस, मतलब ऐसा बोल रहे हैं, हालांकि ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट है सिस जेनेसिस, बट इट इज कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू ट्रेडिशनल ब्रीडिंग. तो और ये बताया था कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या जीएम क्रॉप्स को क्यों नहीं वो मिल रहा है, अप्रूवल मिल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत तरीके का, ये याद है, ये सब बताया था मैंने. Yes. गुड. तो ये बात हुई थी कि क्यों नहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल मिल रहा है, क्योंकि उसमें हम लोग वायरल प्रमोटर यूज करते हैं या बैक्टीरियल जीन यूज कर रहे हैं. इसको लेकर के बहुत ह्यू एंड क्राई है. तो ऑफ कोर्स दिस इज एडवांसमेंट ऑफ साइंस कि पहले हम लोग प्लांट ब्रीडिंग था as the core way of like upgrading or improving the plants. फिर तुम्हारा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आया और जेनेटिक इंजीनियरिंग आया. फिर तुम्हारा ये सब जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, सिसजेनेसिस, इंट्राजेनेसिस, ट्रांसजेनेसिस ना. इसी में एक मतलब एक एस्पेक्ट ये आया, लोगों ने ये सोचा कि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में वी आर नॉट प्लेइंग विद दी, क्या कहते हैं, नेचुरल सिस्टम के साथ में हम नहीं प्ले कर रहे हैं, हम लोग क्रॉस करा दे रहे हैं. जो हो रहा है वो हो रहा है, इट इज हैपनिंग नेचुरली है. बाकी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऑफ कोर्स वी आर मैनिपुलेटिंग दी नेचुरल जीनोमिक कंटेंट ऑफ द प्लांट. हम लोग जो उसका जीनोम है उसके साथ में म्यूट, हु इज इट, प्लीज म्यूट, हितेश, म्यूट योरसेल्फ. तो उसमें हम लोग जो नेचुरल कंटेंट है उसके साथ में थोड़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है. तो इसीलिए एक एडवांस एस्पेक्ट आया, जो एस्पेक्ट था जीनोम एडिटिंग का. इसमें लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिया, जीनोम एडिटिंग का, इसमें लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि we will not do the same way as genetic engineering or plant biotechnology या genetic engineering, जिसमें हम लोग वायरल वेक्टर डाल रहे हैं और वो डाल रहे हैं. इसमें we will utilize a strategy to manipulate the genetic information or genome of the eukaryotic system. ये माउस वगैरह में, एनिमल मॉडल्स में भी बहुत यूज होता है. तो ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू प्लांट, इट इज एक्चुअली पहले एनिमल सिस्टम में और माउस मॉडल्स वगैरह में आया था. क्रिस्पर नॉकआउट माइस वगैरह बहुत बने, उसके बाद ये प्लांट में इंट्रोड्यूस हुआ है. बट दी टेक होम मैसेज या जो लोगों ने उस समय वो दिया, मतलब व्हाई इट इज सच अ हॉट टॉपिक इन करंट डे सिनेरियो, इतना ज्यादा वो इसलिए है इसको लेकर के क्योंकि दे फाइंड इट एज अ स्ट्रेटजी
that is above plant breeding, that is above plant biotechnology or genetic engineering, और it is quite widely accepted, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जो जीनोमिक इंफॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसको एडिट कर देते हैं। उस समय हम लोग, मतलब मैं आगे बताऊंगा, उस समय हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये प्रमोटर्स और ये सब यूज करते हैं, बट इट विल गेट सेग्रीगेटेड आउट इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्शन। तो हम लोग कोई नया जीन इंटीग्रेट नहीं करा रहे हैं प्लांट जीनोम में, जैसा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। उसमें एक जीन जैसे एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन में तुम लोगों ने देखा होगा कि लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच का जो रीजन है वो इंटीग्रेट कर जाता है। तो इसमें हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर। I'm trying how to say, मतलब मैं यूनिवर्सिटी का इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहा हूँ, so I hope it is good enough. अगर कुछ ब्रेक कर रहा है तो I can't do much. I can try to connect by my phone actually, but that also may or may not work very well. Sir, can you please? तुम्हारा खुद का वॉइस ब्रेक हो रहा है। I can't hear you. I can't hear you, अफरीदा, तुम्हारा खुद का वॉइस ब्रेक हो रहा है। Anyways, I'll go ahead. Can you guys hear me? Yes, sir. क्या बोल रही थी? तुम्हारा खुद का वॉइस ब्रेक हो रहा था अफरीदा। Tell me. तो वो आप फिर से रिपीट कर सकते हैं आप जो बोल रहे थे, क्योंकि उस टाइम आपकी बहुत ज्यादा आवाज ब्रेक हो रही थी। अच्छा ठीक है। मैं व्हाट आई वाज सेइंग कि क्यों जीनोम एडिटिंग या ये जो है जीनोम मैनिपुलेशन, ये इतना ज्यादा इसका हाइप है या इतना ज्यादा लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि दे फील और आई मीन देयर इज अ थ्योरी कि इट इज बेटर देन प्लांट ब्रीडिंग। ऑफ कोर्स इट इज बेटर देन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं प्लांट्स में, सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड इनटू द प्लांट जीनोम। यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ जीन को एडिट कर दे रहे हैं या जीनोमिक सीक्वेंस को एडिट कर दे रहे हैं, ताकि इट रिमेन्स एडिटेड लाइक द नेचुरल वे। मतलब जैसे नेचर में जीनोम अपने आप मॉडिफाई हो जाता है, तो यहाँ पर हम जीनोम को आर्टिफिशियली एडिट कर दे रहे हैं, and then it remains edited forever without the introduction of any foreign gene or any foreign DNA into the plant genome. इसीलिए जीनोम एडिटिंग को लेकर के इतना ज्यादा हाइप है या इतना ज्यादा बिल्टअप है। देखो, यही चीज मैंने लिस्ट आउट किया है। द मेजर एडवांटेज इंक्लूड द मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया एंड इंक्रीजिंग प्रिसिशन ऑफ करेक्शन। दो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मतलब जो नेचुरल प्रोसेस में जो जीनोम एडिटिंग होती है उसमें दो तरीके से होती है। देयर आर टू वेज टू डू इट। वन इज homology directed repair and the one is the NHEJG non homologous end joining. Homology directed repair relies on a homologous recombination, and this one repairs double standard break in the absence of homologous templates. So these are some of the points that I have listed. इसमें this is it repairs double standard breaks by homologous recombination, और इसके लिए एक homologous piece of DNA या template DNA होना चाहिए, जिसके साथ में वो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन करके वहां पर जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है डीएनए में उसको फिलअप कर देगा। ठीक है ना? सो इन दिस वे इट मेंटेन्स द जीनोमिक स्टेबिलिटी एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी एरर फ्री। नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, अनदर strategy of DNA repair mechanism is non-homologous end joining method, NHEJ. This repairs DLA double stranded break in the absence of any kind of homologous templates. So इसमें क्या होता है कि it leads to imprecise repair when because there are no compatible ends, it leads to imprecise repair. और यही हमारे इंटरेस्ट जो जीनोम एडिटिंग का एस्पेक्ट है, that relies on this non-homologous end joining method, क्योंकि इसमें इम्प्रिसाइज रिपेयर हो रहा है। वी डोंट वांट अ प्रिसाइज रिपेयर। ये याद रखना, हम लोग जब डीएनए को मतलब जब ये जीनोम एडिटिंग कर रहे हैं
So we don't want it to be repaired back, otherwise हमारा editing का कोई फायदा ही नहीं होगा, editing होगी नहीं. We want it not to be repaired, so we want a imprecise repair. So यही है हमारे उसका core. We'll come to it. So इसके लिए लोगों ने सबसे पहले देखा कि there are something called as, ये एक pictorial view है या pictorial representation है NHEJ और HDR का. So HDR में you have a donor template जिसके साथ में homologous recombination हो करके this break, जो double stranded break है DNA में, वो fill up हो जाएगा. So and this will, because donor template हम provide करा सकते हैं, तो it is a precise insertion or modification. So इसमें हमको पता है कि कहां पर recombination हो रहा है, क्या region जाएगा और ये replace हो जाएगा. But in NHEJ और जो non homologous end joining है, इसमें there is a double stranded break. So क्योंकि वो imprecise है और उसका कोई clear homolog नहीं है या कोई DNA template नहीं है, so in order to remove the gaps, in order to fill up the gaps, this can either lead to deletions or it can lead to insertions in order to fill those gaps. और ये जो deletions और insertions होंगे ना, ये हमारे variable lengths के होते हैं. तो जब variable lengths के होते हैं तो जो genetic code है ना, वो disrupt हो जाता है और इससे हमारा पर्टिकुलर जीन नॉकआउट हो जाएगा. ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगा. इससे हमारा पर्टिकुलर जीन जो है वो मतलब बीच में डिसरप्ट हो जाएगा. सो इट विल नॉट लीड टू द ट्रांसलेशन ऑफ अ सिंथेसिस, ट्रांसलेशन ऑफ अ ट्रू प्रोटीन एक्चुअली. सो कमिंग टू जीन एडिटिंग टूल्स, जीनोम एडिटिंग टूल्स, जो तीन मेजर, मतलब इसको तीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियसेस ना देख करके इसको ऑल्सो वी कैन कंसिडर देम एज जनरेशंस एक्चुअली. सबसे पहले दीज आर न्यूक्लियसेस. तो न्यूक्लियसेस से क्लियर कट पता चल रहा है कि दीज आर एंजाइम्स that will be acting on DNAs. They will be used to chop off DNA actually. So it acts as a nuclease, it will cut the DNA. So सबसे पहले जो जीनोम एडिटिंग टूल की तरीके से यूज किया गया वो जिंक फिंगर न्यूक्लियस है, दैट स्टार्टेड इन 2003 और समथिंग. फिर 2009-10 में ये टैल इफेक्टर न्यूक्लियस आए. देन फाइनली क्रिस्पर एसोसिएटेड न्यूक्लियस आए. क्रिस्पर कैस का नाम किसने सुना है? सुना है सर, अभी करंटली में जो आ रहा है, रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है. क्या जानते हो क्रिस्पर कैस के बारे में? सर एक क्रिस्पस पहले एक वायरल, एक नॉर्मल बैक्टीरिया में जो डिफेंस मैकेनिज्म हुआ करता था, Cas9 और क्रिस्पर, उसी को हम लोग ने अपने यूज के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. जो आरएनए एक्चुअली ये बैक्टीरिया में जब कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो वो बैक्टीरिया एक उसका पार्ट लेकर अपने इंटीग्रेट कर. यू आर राइट, बट क्रिस्पर कैस को मॉडर्न, मतलब आज के बायोटेक्नोलॉजी में कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ आइडिया है क्या? ये तो जो तुम बता रहे हो दैट इज द टेक्नोलॉजी. सॉरी हाँ, जीन एडिटिंग में ही कर रहे हैं सर बेसिकली. अभी इनफैक्ट स्टेम थेरेपी में भी यूज कर रहे हैं. हाँ, जो रिसेंट आया. अच्छा ठीक है, नहीं, यू आर फाइन. तो मैं अब इसके बाद आई विल प्ले द वीडियो एक्चुअली. तो मैं इसमें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे मतलब हाउ what is this zinc finger nucleases, what are tail like receptors, tail nucleases. और उसके बाद में so I'll play the video actually and I'll keep explaining you as the video moves on. So it's a really interesting nice video. ये zinc finger nucleases के ऊपर है. internet.
Can you guys see the video? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please respond. Actually मैं तो वीडियो देख ही चुका हूँ, तो मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है. मैं तुम लोगों के लिए प्ले कर रहा हूँ, तो प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग. So in understanding zinc finger nucleases, we perhaps need to look further back to what other enzymes cut DNA sequences, specific DNA sequences, and whether we could modify them or not. So obviously, restriction enzymes exist in lots of prokaryotes, and we have a large catalog. इसमें आई मीन बैक्टीरियल उसमें देखा गया कि बहुत तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हैं जो कि स्पेसिफिक साइट्स पे काटते हैं. तो उसमें से एक जो इंटरेस्टिंग इन लोगों को ये मिला था कि दे फाउंड दिस टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में ये इन लोगों को मिला कि इट कंसिस्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, तो दे आर प्रोटीन्स. तो उसमें इन लोगों को इंटरेस्टिंग पार्ट ये मिला था कि it consists of 2 different domains. One is called the cleavage domain and the other one is the DNA recognition domain. Now the beauty of this was कि जो cleavage domain है उसमें किसी भी तरीके का sequence specificity नहीं था, और DNA recognition domain recognize करता था, मतलब कि कहाँ पे कट करना है, और उसके कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आगे cleavage domain वहां पे क्लीव करता था. तो क्लीवेज डोमेन इन इटसेल्फ, अगर वहां पे डीएनए रिकॉग्निशन डोमेन को हम हटा देते हैं तो क्लीवेज डोमेन का खुद का कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है. यही चीज इन लोगों ने लिख रखी. और इसका एक एग्जांपल है जो मतलब यूज किया गया जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस वगैरह में या टेल लाइक न्यूक्लियेजेस में, इज FOC1, जिसमें ये FOC1 एक टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है which has a separate cleavage and a DNA recognition domain. And the cleavage domain in itself has no specificity of these enzymes, which will cut a specific sequence. And the idea was to try and modify those enzymes. So by understanding them, creating crystal structures of them, doing lots of mutagenesis on them, potentially we can take an enzyme that cuts sequence X and persuade it to cut sequence Y specifically. But actually most restrictions many times in the genome and not cut unique sequences, and enzymes have separate FOC1, which is the DNA recognition bind in one place. Detail में नहीं वो But in करूँगा, the you case guys can, of genome editing, which but parts I'll try to explain the basics. ये तो इसके बाद इन लोगों ने क्या देखा, जब ये देखा कि FOC1 में इस तरीके के 2 डोमेन्स हैं, वन इज द कैटालिटिक डोमेन, वन इज द डीएनए रिकॉग्निशन डोमेन, एंड दे कैन बी सेपरेटेड. तो ये बैक्टीरियल के लिए था. अब जब जीनोम एडिटिंग का एस्पेक्ट आने लगा, तो जीनोम एडिटिंग में द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी वांट द न्यूक्लियस टू कट एट अ स्पेसिफिक साइट. मुझे अगर कोई एक पर्टिकुलर जीन को मॉडिफाई करना है या एडिट करना है, तो मैं हमेशा चाहूंगा कि वो जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है वो उस जगह पर हो जहां पर मैं चाह रहा हूं. एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या मतलब सुन पा रहे हो मुझे? Yes, sir. Yes, sir. अगर बीच में आवाज ब्रेक होगी तो प्लीज रिस्पॉन्ड सो आई कैन रिपीट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. तो उसमें इन लोगों ने ये चाहा कि भाई मैं ये चाहूंगा कि मैं जहां पर इसको कट करना चाहूं वहीं पर कट करे, नॉन स्पेसिफिक कट करे. तो इसके लिए सबसे पहले इन लोगों ने क्या करा कि ये जो FOC1 तुम्हारा न्यूक्लियस था, बैक्टीरियल न्यूक्लियस, दे हैव मॉडिफाइड इट. इसमें से इन लोगों ने जो क्लीवेज डोमेन था उसको लेकर के they have fused it to zinc finger domains. अब zinc fingers एक तरीके का एक सीक्वेंस है. इट्स अ सीक्वेंस ऑफ DNA which is considered मतलब जिसका जो DNA बाइंडिंग मोटिव है ना, जो DNA मतलब जो DNA बाइंडिंग डोमेन है वो बहुत सारा प्रेजेंट था एनिमल सिस्टम में. सबसे पहले मैमल्स वगैरह में आइडेंटिफाई किया. तो देखो देयर आर 1468 ह्यूमन जीन्स, दे हैव जिंक फिंगर मोटिव्स. जिंक फिंगर मोटिव्स वो डीएनए सीक्वेंसेस है जहां पर जिंक फिंगर प्रोटीन्स जाकर के बाइंड करेंगे. जिंक फिंगर प्रोटीन्स, अब जिंक फिंगर प्रोटीन्स अगर तुम लोग कभी पढ़ोगे तो जिंक फिंगर प्रोटीन्स एंड देयर आर अबाउट 720 जिंक फिंगर फैमिली जीन्स जो कि जिंक फिंगर प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. तो लॉट ऑफ जिंक फिंगर प्रोटीन्स हैं और वो जाकर के जिंक फिंगर मोटिव्स पे जाकर के बैठेंगे.
It's like a promoter transcription factor kind of a thing actually. The transcription factor is a protein and it will sit onto a specific DNA sequence. तो यहाँ पर वो जिंक फिंगर प्रोटीन्स हैं और जो कि जिंक फिंगर मोटिव्स पे जाकर के बैठते हैं। और ये जो जिंक फिंगर मोटिव्स हैं या जो जिंक फिंगर प्रोटीन है, इट कंसिस्ट ऑफ C2H2 टाइप डोमेन एक्चुअली। 2 सिस्टीन होंगे spaced by about 2 to 4 amino acids. Then there will be 2 histidines that are again spaced by about 12 amino acids and the histidines will be spaced by 3 to 5. So ये हम लोग इसको C2H2 मोटिव बोलते हैं। तो ये जिंक फिंगर का प्रोटीन का जो मेन कोर है, ये रीजन जो है तुम्हारा यही जाकर के डीएनए के ऊपर बैठता है। So zinc finger domains are quite heavily studied और इसमें इन लोगों ने पाया कि एक डीएनए रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, उसको रिकॉग्निशन कोड बोलते हैं, जो कि बहुत सारे रीजन में मतलब मैमेलियंस के डीएनए में पाया जाता है। So what they thought at that time कि क्यों ना हम, क्योंकि इतने सारे मोटिव्स हैं या इतने सारे जिंक फिंगर डोमेन्स हैं, तो क्यों ना हम इसी को यूज करें। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो FOC1 का कैटालिटिक डोमेन था उसको जिंक फिंगर के डोमेन के साथ में फ्यूज कर दिया, जो जिंक फिंगर प्रोटीन का डोमेन है। तो ना जिंक फिंगर प्रोटीन क्या करेगा, ये जो मोटिव है ये क्या करेगा, दिस विल आइडेंटिफाई और दी डीएनए कि यहां पर जिंक फिंगर डोमेन है, तो वहां पर जाकर के बैठेगा एंड देन दी FOC1 कैटालिटिक डोमेन विल क्लीव इट। तो इन्होंने जिंक फिंगर को दे स्टार्टेड यूजिंग एज द डीएनए रिकॉग्निशन डोमेन, जो पीछे हम लोग बोल रहे थे डीएनए रिकॉग्निशन डोमेन है हमारा, ये वाला जो है, इसको इन लोगों ने रिप्लेस कर दिया जिंक फिंगर डोमेन से। अब सो नाउ दिस रिकॉग्नाइजेस द जिंक फिंगर मोटिव इन द डीएनए एंड दिस विल क्लीव इट एक्चुअली। ठीक है, 100 human genes that have got zinc finger motifs. And there's a large family of genes. right. And these domains, which I'll show you on the next slide, DNA recognition come out. Finger domains. ये जिंक फिंगर उसका स्ट्रक्चर है, ये देखो 2 सिस्टीडीन और 2 हिस्टीडीन होते हैं। It's a very standard one. I want to take it to, yeah. So zinc finger nucleases are where you've got an array of zinc finger proteins. तो अब इसमें क्या है कि एक जिंक फिंगर मोटिव जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई करेगा। ये एक जिंक फिंगर का प्रोटीन है, दिस विल आइडेंटिफाई 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो उन्होंने इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पेसिफिसिटी उन लोगों ने 4 जिंक फिंगर प्रोटीन्स लगाए, 1 2 3 4। सो ईच विल रिकॉग्नाइज 3, सो 4 विल रिकॉग्नाइज अबाउट 12। तो इससे क्या हुआ कि इट विल इंक्रीज टू द स्पेसिफिसिटी, और इसको यहाँ पर सी टर्मिनल पर क्या कहते हैं FOC1 के एक डोमेन से फ्यूज कर दिया। उसी तरीके से इन लोगों ने एक और प्रोटीन बनाया, मतलब 2 तरीके के प्रोटीन बनाए। तो उसमें यहाँ पर भी 4 जिंक फिंगर उसको डोमेन्स को लेकर के और FOC1 के एक उससे फ्यूज कर दिया। सो अब दिस टुगेदर, बिकॉज FOC1 वर्क्स एज अ डाइमर, तो जब FOC1 डाइमर की तरह काम करेगा तो दोनों डीएनए पर क्या कहते हैं जिंक फिंगर प्रोटीन्स बाइंड करने चाहिए। तो नॉट 12 हियर एंड 12 हियर, अबाउट 24 न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्पेसिफिसिटी ऐड हो गया टू दी, दैट विल लीड टू FOC1 क्लीवेज एक्चुअली। यही चीज उन लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स में मेंशन करा है। The FOC1 cleavage domain has no sequence specificity. Usually 3 or 4. Each zinc finger binds to 3 bases. So in the case of 4 zinc fingers, it's binding to 12 bases. Now, as I said before, FOC1 only functions as a dimer. So you need to make 2 of these proteins. So you've got to assemble 2 proteins. So of 4 zinc fingers. So, ये लोग मतलब they were doing all this, but इसमें कुछ genuine problems आ रही थी कि एक तो in order to do the cleavage, एक DNA cleavage के लिए you have to do all this synthesis, एक प्री असेंबली करना पड़ रहा है, which is very मतलब tedious, and then many a times, क्योंकि ये 3 जब तुम एक प्रोटीन को और FOC1 अनदर प्रोटीन को इसको आपस में फ्यूज करोगे, so it will lead to a 3-dimensional structure. अब वो जो 3-dimensional structure है that can of the protein that can fold in many different ways actually. तो कुछ बार ऐसा हो सकता है कि does not lead to the functional protein जिसमें तुम्हारा FOC1 is lying on the C terminal. हो सकता है कि during the 3-dimensional fold it gets folded inside.
तो तुम्हारा FOC1 is not available outside for cleavage. तो इस तरीके का कुछ problems आ रहा था. With the FOC1 cleavage domain at the C terminus, the gap, and to make two. This means is that if one of these creating. इसमें आगे ये बता रहे हैं कि it's buffering now. कि assembly के साथ में the zinc fingers are not always they perform as expected. The vast majority of zinc finger domains do not function very well when assembled together in these arrays for reasons that are not fully understood. So the best approach is to take a sort of mass action approach. And so the company Sangamo, based in California, fingers and so this was one of the problems actually. Perp tool finger nucleases to many species for a very wide variety of editing. Was actually they started using in 2003. तो इसमें देखो ना कि they have mentioned कि a good ZFN is a very powerful tool but too much effort is required to develop it. और इसके बाद जैसे ये एक generation 1 हो गया, इसके बाद क्योंकि they were using it, I mean it was being used, they have genetic therapies in the clinic with ZFN, but at the same time they were facing problems. वो लोग problem भी face कर रहा था. तो 2009 में एक और breakthrough मिला जो कि TAL like effector proteins है, talents है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे. तो आई मीन देन इट मूव टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो ZFN से टैलेंट्स पे आ गए. सो इसमें और कुछ नहीं है. आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस एंड देन आई विल शेयर द अदर वीडियो अबाउट टैलेंट्स. ये ZFN से ना. Can you guys see this? Yes, so. Yes. All right. So this is the next aspect जहां पर ये लोग talents की बात कर रहे हैं. In plant pathogenic bacteria of the genus Xanthomonas, and there are a class of DNA binding proteins which have a predictable DNA specificity, and these different effectively transcription factor genes, that their role in Xanthomonas is to activate specific host plant genes to support the virulence of Xanthomonas. And a key reason for these domains evolving is that they have a very simple code and they're very easy to mutate and adapt. So if a plant changes the sequence of the promoter of these important host genes, so इसमें this talents जो transcription activator like effector proteins हैं, इनको बाद में nucleases की तरीके से use किया गया. उसमें they found these kind of proteins, these tail like proteins from the plant pathogenic bacterium Xanthomonas. So ये Xanthomonas में ये जो proteins हैं, they are required to activate plant genes to support virulence. मतलब वो कुछ plant genes को activate करते थे ताकि वो विरुलेंस को सपोर्ट कर सके, ज़ैंथोमोनास की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके. ठीक है. अब क्योंकि ये सिंपल कोड होते थे मतलब इन प्लांट जीन्स में, तो ऑब्वियसली जब तुम्हारा प्लांट और बैक्टीरिया एक साथ ग्रो कर रहा है एंड द बैक्टीरिया इज यूजिंग द प्लांट मशीनरी टू सपोर्ट विरुलेंस, तो ऐसा क्वाइट लाइकली ऐसा हो सकता है कि प्लांट उन जीन्स को म्यूटेट करना चाहे है ताकि भाई वो बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट ना करें. तो क्योंकि प्लांट अपने जीन्स को म्यूटेट करना जाएगा, इसीलिए इन लोगों में भी ये जो प्रोटीन्स हैं इनके भी जो जेनेटिक कोड्स होते थे वो बहुत सिंपल होते थे ताकि वो इजीली म्यूटेट होकर के दे कैन अडैप्ट टू द चेंजेस इन द प्लांट जीन्स. सो इसमें इन जीन्स में दे हैव दीज रिपीट वेरिएबल डोमेन्स, RVDs बोलते हैं इनको, रिपीट वेरिएबल डोमेन्स, और ईच डोमेन में it's a similar stretch of amino acids except for one or two differences. अब ये जो एक दो डिफरेंस आ रहा है,
this is responsible for binding to a particular nucleotide. So each amino acid का ये जो difference है, this will bind to a particular nucleotide in the DNA. To try and stop Xanthomonas functioning and infecting them, then the Xanthomonas can change the sequence of the tail proteins very quickly. So what do these proteins look like? Well, they have these large repeats in them, these two residues at position 12 and 13 out of this 34 amino acid repeat. And the structure of the repeats looks like this, which is a helix turn helix motif. And these two residues are what specify which individual base each domain binds to. So the zinc finger domains were good because one domain just binds to 3 bases, but the tails are even better because one domain binds to 1 base. समझा? तो इन्होंने बोला कि जिंक फिंगर्स वर गुड क्योंकि वहां पर एक डोमेन जो था जिंक फिंगर का मैंने दिखाया था, एक जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड को स्पेसिफाई कर रहा है, बट यहाँ पर ये जो टेल प्रोटीन्स हैं ये और भी ज्यादा स्पेसिफिक थे, बिकॉज ईच डोमेन, ये जो एक डोमेन है, दे आर स्पेसिफिकली बाइंडिंग टू वन बेस एक्चुअली, और 1 न्यूक्लियोटाइड. So it is providing even more specificity. तो यहाँ पर अगर तुम 10-12 different domains लगा दो and each binding to a specific nucleotide, so एक specific nucleotide sequence develop हो जाएगा जिस पर ये protein bind करेगा और कहीं नहीं bind करेगा. So this will provide further specificity for genome editing. So you only need a library of 4 proteins, and then you can assemble them in any order you want to bind to any sequence you want to. एक assembly of 4 proteins चाहिए जो GAGTC को bind करे. अब इन domains को, जैसे एक domain में यहाँ पे HD है तो वो C को bind कर रहा है, इसमें आगे एक जगह दिखाया है. I'll move to the next slide. देखो यहाँ पर दिखाया है कि अगर repeat में NI होगा 2 amino acid तो it will bind to A, HD होगा तो it will bind to C, NG या IG होगा तो it will bind to T, and NK और NN होगा तो it will bind to G, so on. तो अब हमें जैसे पता चल गया कि रिपीट्स में अगर NI होगा, ये होगा, तो अब हम एक सीरीज ऑफ रिपीट्स ले सकते हैं जिसमें हम मान लो हम कर दें कि NI, HD, NG, NK कर दें, तो इट विल बाइंड टू अ सीक्वेंस ACTG. अब इसी को अगर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज करते रहेंगे तो एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को ही ये जो टेल इफेक्टर प्रोटीन्स है वो बाइंड करेंगे. नाउ वंस दिस स्पेसिफिसिटी हैज बीन डिजाइंड, इसको हम लोगों ने फिर से सेम वे लाइक वी डिड इन दी ZFNs, हम लोगों ने इसको FOC1 के साथ में, ये आगे बताएगा, हम लोगों ने इसको FOC1 के साथ में फ्यूज कर दिया. और जब FOC1 के साथ में फ्यूज कर दिया, सो टेल इफेक्टर प्रोटीन्स यूजिंग दिस कोडिंग, they will provide the specificity and the FOC1 will do the cleavage. So here's the RVD code. So an N specific or bind to G, or you just got fragment long arrays which just show how they bind. Is the crystal structure of the protein actually from it. So means much like you do with zinc fingers, but instead of having a ZFN now, you have something called a tail nuclease or a talon. And again, like before, you have left and right proteins, and you create this dimer. So FOC1 will only cleave as a dimer. And the difference in the architecture of talons is that more space is required between the DNA binding domains for the FOC1 to work. So you have a gap of between 14 and 20 bases when FOC1 cuts in the middle. So you've just got to assemble 2 proteins just like before. But a key feature now is that you've got much more specificity in the complex. You've got typically 30 to 40 bases of specificity. And the majority of tail nuclease proteins that you make do function very well. I would say about 75% of the talons. देखो यही चीज जो मैंने बोला कि सिमिलर टू ZFNs, इसको भी इसी तरीके से अरेंज करके, एंड दिस विल प्रोवाइड द स्पेसिफिसिटी, और FOC1 उसको क्लीव करेगा.
Now it will result into ये type 2 endonuclease है, तो it will result into double stranded breaks, DSBs बोलते हैं double stranded breaks. और जब non homologous end joining जैसे मैंने पहले बताया, so it will result into small mutations that will facilitate the loss of gene function or something, or functional strategies. और अगर homologous recombination से हो रहा है तो insertion deletions और inversions होंगे जब homologous DNA donor DNA is provided. तो this is how, so ये this is second generation, मतलब first generation ZFN को मानते हैं, second generation talents को, but इसमें भी problem वही था कि you will have to do, ये आगे ये बताएंगे, but इसमें भी problem यही था कि you will have to do this formation or synthesis, ये fusion protein तुमको बनाना पड़ेगा in order for the fork to function. So again the same kind of issues कि इतना सारा synthesis और इतना सारा वो क्या कहते हैं pre-assembly करना पड़ेगा for the fork to function. And that you make will cleave. It creates blunt end deletions. In 2011, they've become widely used in many species for a whole variety. 2011 में they started using it और ये काफी widely used हो रहा था. और talents को like you can make it in 1 to 2 weeks in any molecular biology lab और ये सब कुछ I mean they were being used for genome editing. Gene editing remains the most specific gene editing tool, but इसमें भी problem वही आ रहा था कि it requires a lot of engineering, protein engineering is required in order for this to function. Of editing applications, takes one good cleavage use of target FOC1 domain to will only cleave when the again to final engineer any easier. The way you could consider zinc finger nucleases and talons is that they represent versions 1 and 2 of. Can you guys see this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So yeah, we'll finish this and we'll try to get onto the CRISPR actually. So इसमें भी it was similar kind of issues that I mean both of them they required protein engineering, which is quite time consuming and expensive. You need 2 proteins per target. वो क्योंकि FOC1 as a dimer है तो तुम्हें we need 2 proteins, and only as I've mentioned before it only have a fraction have high performance. सारे जितने भी constructs बनाते थे वो सब कुछ properly perform नहीं करते थे, and it was very hard to make simultaneous edits. मतलब तुम जो एक जैसे फॉर एग्जांपल एक ZFN का सीक्वेंस क्रिएट करोगे या एक टैलेंट का सीक्वेंस क्रिएट करोगे तो वो उसका एक पर्टिकुलर डीएनए स्पेसिफिसिटी होगा, वो दूसरी जगह पे जाकर के नहीं बाइंड करेगा और कट करेगा. तो एट अ पर्टिकुलर टाइम अगर हम चाहते हैं कि हम एक से ज्यादा जीन को एडिट करें तो उस केस में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दीस टैलेंट्स और ZFNs, क्योंकि उसमें फिर तुमको एक नया कंस्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा, बट वो साथ में दो चार मतलब 3-4 प्रोटीन्स को एक साथ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करना ताकि वो साइमल्टेनियसली अलग अलग जगह पे कट करे. दैट वाज नॉट इजी. सो इन सब इश्यूज को ओवरकम करने के लिए पीपल केम अप विथ CRISPR-Cas. वो अब हम लोग वो देखेंगे एक बार. These endonucleases, considering how to deliver them to cell. Wanting to create more, to make 4 proteins and deliver 4 proteins to the cell at the same time. Region by break or edit at the same time. So let's say you're trying to mutate 2 genes at once, or you're trying to delete a genomic region by cutting twice. In those situations, for 2 cuts, you'll need to make 4 proteins and deliver 4 proteins to the cell at the same time. 3 cuts, you're up to 6 proteins. It becomes very difficult very quickly. So what if there was an approach out there where you could avoid having to make engineered proteins? And that's what we'll find out about when we look at CRISPR. Yeah. Thanks for watching. Let us know in the comments below what you thought. So that's where the CRISPR thing came into picture. The third one is this one.
as a just Jennifer doing this lab. See this. It's a very nice video about CRISPR actually. I'm going to speak about the CRISPR system in general and the CRISPR-Cas9 gene engineering technique. I hope you will. Can you guys listen to this? Can you see the video? Yes, sir. Okay. Yeah, but because I don't know, because I'm not getting much response, so I don't know whether you guys are able to follow it or there is an internet issue or मतलब तुम लोग खाली login करके चले गए हो. Enjoy these two. But it's a very nice video actually. Let's first start talking about what is CRISPR system. CRISPR stands for clustered regularly interspaced short palindromic repeats. CRISPR, CRISPR system. ये देखो CRISPR system was first found in bacterial cells or in prokaryotic cells. CRISPR system is like a type of immune system in these. CRISPR, so this repeats that if you add they repeats. CRISPR repeats are somehow between 28. I'll explain this. So I just want to reach to this point. Yeah. So ये जो CRISPR system है, इसको this is called as bacterial adaptive immunity. वो जो पहले बोल रहा था वो सच बात है कि ये बैक्टीरियल सिस्टम में पाया गया CRISPR-Cas9 और वहां से इसको यूटिलाइज करके, I mean they have modified it and they have utilized it for genome editing purposes. तो इसमें इन्होंने क्या पाया कि जब भी जैसे बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, वायरसेस होते हैं, they actually infect bacteria and kill them. So once they inject their genome into the bacterial system, so these they start utilizing the bacterial machinery to start synthesizing their own genes. ये हम सबको पता है कि वायरस होस्ट का मशीनरी यूज करके they start synthesizing viral coat proteins and all ताकि they start multiplying. तो जब फर्स्ट टाइम दिस इज कंसिडर्ड एज एडेप्टिव इम्यूनिटी, जैसे हमारे केस में वैक्सीनेशन होता है, इट इज समथिंग लाइक दैट. एंटीजन एंटीबॉडी का जो है कि वो मेमोरी में चला जाता है, समथिंग लाइक दैट. कि फर्स्ट टाइम जो जब वायरल डीएनए इंसर्ट होता है तो बैक्टीरियल जीनोम में कुछ रीजन्स होते हैं जिसको हम लोग जो क्रिस्पर रीजन्स बोलते हैं. तो बेसिकली जो क्रिस्पर का सिस्टम का जो मैकेनिज्म है, there are three aspects to it actually. I'll show it here. There are three aspects. So 3 steps में होता है वो immune system. एक स्पेसर एक्विजिशन है, फर्स्ट स्टेप, then the CRISPR RNA processing, and then there is interference. So there's type 1, type 2, and type 3 depending on the bacterial cell. Okay, so let's start talking about the spacer. So the first time the bacterial cell chop up the viral genome and take a piece of it and inserts this piece into the DNA. So ये ऐसे CRISPR regions होते हैं bacterial DNA में. So it stands for what do you call the, देखो clustered repeat sequences हैं. I'm forgetting the full form actually. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats. So ये जो repeats हैं, these are palindromic repeats, short palindromic repeats, and they are regularly interspaced. They are regularly interspaced and they are clustered actually. So इस तरीके के CRISPR locus होते हैं बैक्टीरियल जीनोम में. इस तरीके के CRISPR locus होते हैं बैक्टीरियल जीनोम में. तो CRISPR locus से क्या मतलब है कि there will be small palindromic sequences which are being repeated and they are regularly interspaced. So that's why the term came from I mean CRISPR, based on clustered regularly interspaced short palindromic repeats. Now ये जो regions है bacterial DNA में,
they will I'll go to this part actually. The bacteriophage इसको चॉप करके ये जो स्पेसर रीजन्स हैं उसमें इंटीग्रेट कर देते हैं that have infected the cell previously. So each time a bacteriophage infects this cell, the cell take a piece of it and insert it into the spacer DNA. What you should also know is that near the CRISPR locus, there are the lot of Cas enzymes the actually, Cas genes, which give the Cas enzymes. So this process जहां पर वो लोग वायरल जीनोम को उठा करके स्पेसर्स में एंटर करा दे रहे हैं, उसमें इनकॉर्पोरेट करा दे रहे हैं, this process is known as spacer acquisition. ये जो स्टेप है इसको स्पेसर एक्विजिशन बोलते हैं. The Cas enzymes are many enzymes that are implicated in the CRISPR process. Now, can code the DNA. What happens? I'm not going into too much detail. सारे proteins और उसकी बात नहीं कर रहे हैं. I'm just trying to give you a good overview. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, some bacteria facing. Now we have this, the lower strand. And in this case, अब जब ये बैक्टीरियल जीनोमिक डीएनए में इंटीग्रेट कर गया, so इससे एमआरएनए बन जाएगा. जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इट विल लीड टू ये पूरे रीजन का एक एमआरएनए बन जाएगा. Strand, the coding strand, lower strand, so it contains type 1. So now the second step is CRISPR RNA processing. तो अब ये जो तुम्हारा CRISPR ये जो आरएनए बन गया जिसमें CRISPR सीक्वेंसेस है और वायरल स्पेसर डीएनए के बीच में वायरल डीएनए है, so ये mRNA बन गया and this will cleave into small pieces. और ये तुम्हारा एक कॉम्बिनेशन रहेगा ये. so ये टाइप 1 के केस में वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बता रहे हैं ना. तो टाइप 1 के केस में एक ये लूपी आरएनए बनेगा और इनके साथ में you will have one viral DNA sequence actually, जो वायरल CRISPR जो स्पेसर के बीच में जो स्पेसर की जगह वायरल डीएनए लग गया है. So हर एक के साथ में एक CRISPR रीजन होगा और एक वायरल आरएनए रीजन होगा. Each piece contains the CRISPR sequence, which forms a loop, and the viral, the piece of the viral genome. The CRISPR processing is called the tracer RNA. इसमें ये टाइप 2 का है, यही हम लोग यूज करते हैं CRISPR Cas9 में. टाइप 2 तो इसमें you have this CRISPR RNA, you have the viral DNA here, viral genome here. ये भी RNA में वो हो गया है, transcribe हो गया है. And you have another sequence called the tracer RNA. There are these pieces of RNA which are bound to the CRISPR sequences on the messenger RNA. So this is called the tracer RNA. Tracer TRA is from transactivating TRA. CR is from CRISPR and RNA. These pieces of RNA, as I told you, bind to the CRISPR repeats on the messenger RNA, and then the messenger RNA will be chopped up by Cas9 protein and another enzyme. It will form इस तरीके का वो इस तरीके के जैसे उसमें लूप्ड आरएनए के साथ में वो बन जा रहा था वायरल आरएनए का एक वो कॉम्बिनेशन, वैसे इसमें ट्रेसर आरएनए होता है, CRISPR आरएनए होता है और तुम्हारा ये वायरल वो होगा ना. अब I will move ahead actually. मैं इसको खत्म मतलब चाह रहा हूँ कि we go through the end of it actually. तो दिस इज फिर टाइप 3 में यू हैव वेरी सिंपल, ये जगह जगह से क्लीव हो जाते हैं.